मैं मेरा एम देखती हूँ, मैं बिल्कुल फोकस्ड हूँ उस चीज़ को कि मुझे चतरा में क्या करवाना है। मेरे किसी भी गांव में चल जाइए और किसी भी माता बहन से पूछिए मेरा नाम, तो वो बोलेंगे ज़रूर। तो मैं एक तरफ उनका एक लिस्ट दिखाऊंगी, एक तरफ अपने पिताजी का लिस्ट दिखाऊंगी, लोग खुद फ़र्क समझ जाएंगे। और दूसरी बात को, और उस विधायक का जो जिम्मेदारी है ना, उसे बखूबी निभाना टफ है। विधायक तो आप बन जाओगे, है ना। जनता बहुत भोली है, कहीं ना कहीं उनको लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं। और समस्याएं सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिली, क्योंकि देखिए आप तो राजनीति में आ चुकी हैं, लेकिन आपका जो सोच है लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं कि क्या कर लेगी, अभी तो नहीं आई है, उम्र कम है, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सपना देख रही है। बट सोच और उम्र का कोई लेना देना नहीं है मेरे ख्याल से। आपके एम्बिशन बड़े होने चाहिए, जाते हैं, लेकिन उस विधायक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो लोग अच्छे से निभा नहीं पाते कि मेरे सामने रहने का। तो मैंने कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि मैं उनको देखती ही नहीं हूँ, मैं उन्हें अपने सामने पाती ही नहीं हूँ। वो क्या हैं, कितने बड़े नेता हैं, कितने बात कर रहे हैं चतरा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी की उम्मीदवार रश्मि प्रकाश से। रश्मि जी, आपका बहुत स्वागत है समाचार वाला में। एक चीज़ बताइए, आपके लिए तो ये जो फील्ड है, ये जो पाठशाला है, वो नया है। आपको स्टूडेंट बोले या फिर अब जो है आप एक डिग्री ले चुकी हैं, चूँकि आप 2-3 महीने या मुझे लगता है कि काफ़ी अरसे से इस इलाके में घूम रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक मुझे देख पा रहे हैं उनको मेरा प्रणाम, और आपको भी मेरा नमस्कार। मैं कहना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इस फील्ड से नहीं थी, राजनीति के फील्ड से तो बिल्कुल नहीं थी। बट एक मैं कह सकती हूँ, मेरा आप एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करेंगे तो इससे पहले मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट थी, और मैं स्टेट पीसीएस की भी प्रिपरेशंस कर रही थी। तो एक जनता से जो संपर्क है और जो जुड़ाव है वो वहीं से शुरू हो गया था। वो जो आप कह सकते हो जो जर्नी है ना, वो मेरी यहाँ आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। और आप मान के चलो, अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट से आप ज़्यादातर पूछोगे कि वो क्यों यूपीएससी करना चाहते हैं, तो उनका आपको एक कॉमन जवाब मिलेगा। उसमें से मैं भी एक हूँ कि मैं बचपन से ही मेरा जो रुझान रहा है वो मतलब लोगों की मदद करना, हेल्प करना। जो भी आपके थोड़े से गरीब तबके के लोग हैं, आपके माइनॉरिटीज़ वाले लोग हैं, उनके लिए मेरे दिल में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा करता था कि मुझे कुछ इनके लिए करना है। तो मैं हमेशा बचपन से, तो पढ़ाई, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है बिल्कुल एजुकेशन से ही सब रिलेटेड हैं, सारे गवर्नमेंट जॉब्स में पोस्टेड हैं। तो हमारा तो था कि हाँ जॉब करना है। बट मैं थी कि हाँ करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट यूपीएससी के लिए मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। पहले मेरे पापा चाहते थे कि मैं मेडिकल करूं। फिर जैसे जैसे मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, ग्रेजुएशन तक पहुंची, 12th पास किया, फिर मेरे को लगा कि मुझे क्या करना है, मैं सोच ही रही थी। फिर पापा ने कहा कि तुम्हें मेडिकल करना है, फिर मैं उस तरफ मुड़ गई कि ठीक है, मैंने साइंस वाइंस ले लिया, बायो ले लिया कि मुझे मेडिकल करना है। देन एक बारी क्या हुआ कि बहुत लंबी स्टोरी है, मैं उतनी नहीं आपको नहीं, बताऊंगी। ये बताइए, क्योंकि देखिए एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें इस तरह से कम ही होता है कि कोई राजनीति में आए और वो यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, पीसीएस की तैयारी कर रही हो, तो ये अपने आप में ख़ास है। और इस वजह से आप बताइए कहानी, ताकि लोगों को इससे बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा लंबा है इसलिए ज़्यादा मैं इसको शॉर्ट में करूँगी। एक्चुअली मेरे फादर ने मुझे थोड़े पैसे दिए थे कुछ सामान लाने के लिए बाहर से, और मैं हमेशा करती थी कि मैं गिरिडीह से बिलोंग करती हूँ, और वहाँ पे एक मार्केट है, आप कहो टावर चौक का एक मार्केट है, जहाँ पे कोरोना से पहले की बात है, बच्चे मतलब जो आप कहो कि भीख मांगते हैं जो बच्चे, वो लोग मेरे को पहचान चुके थे। मेरी स्कूटी आती थी और वो मुझे रुकवा देते थे कि दीदी आई हैं, मतलब मुझे कुछ खाने को मिलेगा, मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। जैसे कभी मैं लेस के पैकेट्स दे देती थी, कभी उनसे पूछती थी आपको क्या खाना है, कभी मिठाई दिला देती थी। तो एक बारी गई और मेरे पास मात्र 500 रुपये थे। तो मैं गई और मैंने, वो लोग मुझे देखे तो बस सामने डोसा का ठेला लगा हुआ था। एक बच्चा था, उसने कहा दीदी आज क्या खिलाओगे। मैंने कहा तुम्हें क्या खाना है बताओ। उसने कहा डोसा खाना है। मैंने कहा खा लो। और वो खाने लगा। उसके साथ पीछे से 8-10 बच्चे और आ गए, और अब आप बच्चे आ गए तो उनको मना नहीं कर सकते। वो सब ने, फिर मैंने कहा सबको खिला दो, और जो मेरा पैसा था मैंने उनको पे कर दिया भैया को, और वो जो सामान था वो मैं लेके नहीं आई घर पे। फिर जब मैं घर पे आई तो मेरी मम्मी ने पूछा कि सामान कहाँ है, तो मैं चुप कि मेरे पास तो जवाब नहीं कि मैं क्या बोलूँ अभी। तो मम्मी से थोड़ा सा कि मैं कैसे बोलूँ, फिर पापा आए तो पापा ने भी पूछा, तो बस मैंने ऐसे ही स्लोली कह दिया कि कुछ बच्चे थे उनको मैंने खिला दिया उस पैसे से।
तो मम्मी थोड़ा सा मम्मियों का होता है नेचर कि तुम कितनों का हेल्प करोगी, ऐसे कितनों का खिला दोगी। बट मेरे फादर ने मुझे उस टाइम पे एक बात बताया था कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी की मदद कर सकती हो तो ये छोटे मदद के बारे में मत सोचो, तुम ये सोचो कि तुम इनका बड़े लेवल पे कैसे मदद कर सकती हो। तुम 5 बच्चे को खाना खिला सकती हो, लेकिन इन ऐसे ऐसे बच्चे 5,000 हैं तुम्हारे शहर में, तुम 5 को तो खिला दी, बट जो 4,500 बच्चे बच गए उनका क्या। तो वो ना मेरे दिमाग को बहुत हिट किया कि बात तो सही है, मैं ऐसे तो छोटे मोटे हेल्प्स कर सकती हूँ, बट मुझे अगर कुछ बड़ा करना है, बड़े लेवल पे लोगों की हेल्प करना है, तो मुझे कुछ बड़ा करना होगा। तो उस टाइम हमारा ऐसा राजनीति पॉलिटिक्स तो मैंने नहीं सोचा था, बट हाँ मेरे को लगा था, और मेरे पापा चाहते थे कि मैं यूपीएससी करूँ, तो वो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में डालते रहते थे कि मैं इधर मुड़ूँ, क्योंकि पहले मुझे नहीं करना था यूपीएससी, टू बी फ्रैंक। फिर मेरे को उस दिन हिट किया कि नहीं, मेरे पापा ने बात तो सही की है। एंड देन मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, अगर मुझे पब्लिक के लिए कुछ करना है, ऐसे लोगों के लिए कुछ करना है, तो मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई यूपीएससी से। फिर जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ, हमारा पूरा प्रिपरेशन हो गया था कि दिल्ली जाना है एंड प्रिपरेशन करना है। फिर कोरोना आ गया, उस बीच में 2 साल चला गया, तो घर बैठ के प्रिपरेशन चला। एंड देन जेपीएससी के फिर आए तो उसका प्रिपरेशन चला। तो ऐसे ही फिर चलते चलते, तो ये जो, इससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो जुड़ाव है लोगों से मेरा, ये आज से नहीं है क्योंकि मैं अभी राजनीति में आ गई हूँ या मेरे फादर इन लॉ पॉलिटिक्स में है, वो मंत्री हैं, इसलिए मेरा जुड़ाव नहीं है। मेरा जुड़ाव बहुत पहले से था, बस क्या है, अब मुझे मौका मिला है, तो मैं इस मौके को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। और ऐसा अभी देखिए चुनाव का माहौल है, कल मेरा नॉमिनेशन हुआ है, तो लोगों को लगेगा कि अब इसने शुरू किया होगा, अब ये घूमेगी, बट मैं घूम तो बहुत सालों से रही है। मेरी शादी को 2 साल होने को है, और मेरी शादी 8 दिसंबर 2022 को हुआ था। और मैं सबसे पहले चतरा में मैंने शादी के बाद जो लोग कदम रखते हैं, वो करने के बाद 26 जनवरी से मैं फील्ड पे उतर गई थी, 26 जनवरी 2023। एंड तब से मैं रेगुलर हूँ, हाँ कभी ऑन ऑफ चल रहा था, बट मैं थी फील्ड पे। एंड लास्ट आप कह सकते हो 5-6 मंथ से, इवन इस साल के जनवरी से मैं कंटिन्यू हूँ इधर। और मैं उस टाइम इसलिए थी कि जहाँ, क्योंकि अभी मेरे फादर इन लॉ एक पोस्ट पे हैं, तो मैं लोगों की मदद थोड़ी ईजिली कर सकती हूँ अगर मेरे पास कुछ मतलब वो चीज़ें। आते थे आपके पास कि आवेदन लेकर या अपनी समस्याओं को लेकर? जी। और हम लोग घूमते भी थे, जब भी घूमते थे तो बहुत तरह का लोग कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें पेंशन का नहीं मिल पा रहा है, या हमारा जो भी चीज़ें रिलेटेड है, तो उनसे पेपर लेना, यहाँ के पदाधिकारियों से बात करना, उनका कांटेक्ट कराना, उन्हें मिलवाना, उनका काम इजी करवाना। तो इस तरह का काम हमारा बहुत पहले से चल रहा है। देखिए, आप सिर्फ वोट लेने के लिए जनता के पास जाएं, ये आपका स्वार्थ है। आपने जनता के लिए क्या किया कि वो आपको सपोर्ट करे? आज जितनी आप कह सकते हैं कि आप निकल जाइए और किसी भी गांव में चल जाइए और किसी भी माता बहन से पूछिए मेरा नाम, तो वो बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि मैंने उनका काम कराया है। वो मुझे पहचान रहे हैं क्योंकि मैं उनके घर पहले जा चुकी हूँ। देखिए, कुछ लोग हैं कि बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं कि क्या कर लेगी, अभी तो नहीं आई है, उम्र कम है, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सपना देख रही है। बट सोच और उम्र का कोई लेना देना नहीं है मेरे ख्याल से। आपके एम्बिशन बड़े होने चाहिए, आप उस जिम्मेदारी को समझने लायक होने चाहिए। अगर आप जिम्मेदारी छोटी उम्र में समझ जाते हो तो उससे उम्र का मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं है। और मैं पूरी अपनी जिम्मेदारी को समझती हूँ, और जो लोगों से मेरा जुड़ाव है वो बहुत जेन्युइन और बहुत प्योर है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए रश्मि जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो अब तक आप कितने गांव में घूम चुके हैं, या आपको एक आकलन होगा कि लगभग कितने पंचायतों में? मैं पूरे विधानसभा में बताती हूँ कि पूरे विधानसभा में पूरे पंचायतों की मैं बात करूँ तो हमारा 65 to 70% अभी तक कंप्लीट है। हाँ, कुछ कुछ जगह छूटे हुए, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल छूटा हुआ है। मैं प्रोग्राम्स में गई हूँ, जैसे कि आप कह सकते हो जो सरकारी कार्यक्रम होते थे, तो मैं पिताजी के साथ जाती थी। सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में, तो मैं घूमी तो हर पंचायत हूँ। लेकिन एक होता है ना कि मैं उसको कंसिडर नहीं करती हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरा जनसंपर्क नहीं हो पाता था लोगों से। मैं जाती थी प्रोग्राम में, योजनाओं के बारे में बताती, वहाँ पे भी हेल्प करती थी। जो भी डेस्क लगे हुए हैं, लोगों को नहीं समझ में आता था
किसी का फॉर्म लेके मैं फिल करने लगी खुद से। कोई आ रहे हैं कि माँ हमारा फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, तो मैं किसी का लेके फॉर्म फिल करने लगी, टाइम देती थी। तो ऐसा है कि मैं घूमी, तो अगर आप उस हिसाब से कहोगे ऑल ओवर कह के, तो मैं 80 to 85% कवर कर चुकी हूँ। कुछ चीज़ें बची हुई किस तरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिली? क्योंकि देखिए आप तो राजनीति में आ चुकी हैं, लेकिन आपका जो सोच है, आपकी जो राजनीति को लेकर है, इस नज़रिए से मेरा ये सवाल है कि आपको किस तरह की ज़्यादातर समस्याएं आपके सामने आई, या लोगों ने आपको बताया कि नहीं इस तरह की दिक्कतें जो हैं ग्रामीण इलाकों में खासतौर से देखने को मिलती हैं? समस्याएं देखिए, सबसे पहली जो मुझे सबसे बड़ी समस्या लगी कि सरकार कई योजनाएं चला रहे हैं, और ये जो योजनाएं जिनके लिए चल रही है उन तक बहुत अच्छे से पहुंच नहीं पा रही है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो हाँ, पा रहा, धरातल पे नहीं आ पा जी जी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और कहिए कि लोग पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और उनका जैसे देखिए, अब रोज़ जो आप मज़दूर तबके के जो लोग हैं, उनको इतना मतलब भी नहीं रहता। वो सोचते हैं कि आज हम काम करेंगे, आज हमारे पास पैसा आएगा, तो आज हमारा घर चलेगा। तो वो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते कि मुझे ये कार्ड बनाना है, मुझे लेबर कार्ड बनाना है, मुझे जॉब कार्ड बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप देखोगे अभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आया, तो सबसे बड़ा जो टफ काम था ये कि सारे महिलाओं के पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होना जो चाहिए, क्योंकि उनको कभी मतलब नहीं रहा कि मुझे अपना आधार कार्ड अच्छे से रखना है, बैंक पासबुक अपडेट करा के रखना है, KYC करवा के रखना है, आधार से लिंक करा के रखना है। हाँ, एक कहीं बैंक खाता खुलवा लिया। आप देखेंगे जब जनधन का टाइम हुआ था, तो सबने ये कि 15-15 लाख पैसे आएंगे, इसे कह करके सब ने खाते खुलवाए, और उनका खाता बस बंद हो गया, तो सब ने वही खाता इसमें लगा दिया। तो ये इन तरह की प्रॉब्लम्स है, उसे धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है। हाँ, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बीच बीच में हम किसी तरह का प्रचार करवा सकते हैं, कैंप लगा के। अगर किसी तरह का कार्ड बनवाना है तो पंचायत लेवल पे एक कैंप लगाया जा सकता है, जब जैसे ताकि उन सब तक बात पहुंच सके। तो मैं घूमी हूँ, तो मुझे ये लगा है कि जो एकदम पिछड़ा एरिया है, वहाँ पे थोड़ा सा ये सब किया जाना चाहिए, ताकि उन तक योजनाओं का मेन मतलब वो नाम तक कहीं की नहीं पता है। बस 2-3 योजना है, जैसे कि मेनली क्या है, आप किसी से पूछो तो वृद्धा पेंशन की बात करेंगे, इंदिरा आवास की बात करेंगे, अबू आवास चल रहा है, किसी को पता ही नहीं कि इसका नाम अबू आवास है, सब कहेंगे इंदिरा आवास है, क्योंकि अवेयर नहीं है वो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये एक बड़ी समस्या है। तो इस पर मैं काम करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं इवन ये तो चुनाव इससे पहले ही मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि अगर कैंप लगा के किया जा सकता है तो मैं करवा पाऊँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लगती हैं सब चीज़ें होने में। बट इसीलिए मैं चाहती हूँ, और इसीलिए मेरे पापा ने उस दिन कहा था कि अगर हेल्प करना है तो किसी पावर में आना ज़रूरी है। ठीक है, अब कुछ राजनीति का सवाल ले लेते हैं, कुछ राजनीति का। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर बनती हैं विधायक, रश्मि प्रकाश विधानसभा पहुंचती हैं, तो आपका सपना क्या है चतरा को लेके? जी, जितना मैंने चतरा को जाना है, मेरा सपना है चतरा को थोड़ा और विकसित बनाना। क्योंकि आप देखेंगे कि चतरा के बगल में ही हज़ारीबाग है, बट उसका आप देखेंगे और चतरा का देखेंगे तो ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क दिखेगा डेवलपमेंट के मामले में। तो मुझे ऐसा लगता है कि चतरा पे बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया है। आप पहले भी देखेंगे कि जब से चतरा बना है, यहाँ के जितने भी नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे, उपेक्षा होती रही। हाँ, वो लोग पहले तो बहुत साल लगे लोकल नेता आने में यहाँ पे। बहुत समय से ये चलता रहा था कि कोई भी बाहर से आता था, चुनाव लड़ता था, जीत जाता था, फिर चला जाता था। चतरा में क्या करना नहीं करना उनको कोई मतलब रहता नहीं था। अभी देखिए लोकल नेता आना शुरू हुए हैं, मेरे पिताजी लोकल रहे, तो आप देखेंगे इनके कार्यकाल में बहुत ऐसा काम हुआ है। आप अगर उठा के देखते हैं ये 5 साल का कार्यकाल इनका, और इनसे 5 साल पूर्व का कार्यकाल जिनका भी होगा, आपको दिखाई देगा कि कितना फ़र्क है दोनों में। और अभी ही नहीं, जब ये पहली बार बने थे यहाँ पे विधायक, इवन मैं देखती भी हूँ और जाती भी हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये जो रोड बना हुआ था, ये जब सबसे पहले, वो बोलते हैं कि जब भोक्ता जी सबसे पहले बने थे विधायक, तब का ये रोड था, और फिर बीच में ये पूरा टूट गया, ख़त्म हो गया, फिर भोक्ता जी आए, फिर ये रोड बना। तो इससे समझ में आता है कि देखिए विधायक बनना टफ नहीं है,
उस विधायकी को और उस विधायक का जो जिम्मेदारी है ना, उसे बखूबी निभाना टफ है। विधायक तो आप बन जाओगे, है ना, जनता बहुत भोली है, कहीं ना कहीं उनको लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो बन जाते हैं, लेकिन उस विधायक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो लोग अच्छे से निभा नहीं पाते हैं। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विधायक बन के बस ऐसे ही हो कि बस चल रहा है तो नहीं, आपका काम दिखना चाहिए आपके क्षेत्र में कि आप जब तक रहें आपने क्या कराया। मैं अभी इसलिए सिर्फ मेरे पिताजी हुए हैं वो, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ। मैं घूमी हूँ, मैं क्षेत्र घूमी हूँ, मैंने लोगों के सजेशंस लिए, मैंने लोगों का सुना है, तो मैं बोलती हूँ कि उनका काम दिखता है। अभी आप देखोगे पूरा चतरा विधानसभा घूम जाओ, आपको हमको लगता है 0.1% कहीं होगा जहाँ पे रोड नहीं, कहीं गली नहीं बनी है। रोडों का जाल बिछ चुका है चतरा विधानसभा में। आप देखिएगा स्वास्थ्य के लिए तो प्रतापपुर में अभी ही मेरे पिताजी ने उद्घाटन करवाया 300 बेड का इतना सुंदर और इतना बड़ा हॉस्पिटल, मतलब लगता ही नहीं कि ये सरकारी अस्पताल बन के तैयार हुआ है। मैं भी थी मौजूद, इसलिए मैं कह रही हूँ। अभी आप यहाँ पे भी देखोगे जो आपका चतरा सदर में भी हॉस्पिटल है, उसमें भी एक नई बिल्डिंग बनी है। तो ये काम दिखता है। ITI कॉलेज का उन्होंने 2 ITI कॉलेज का उद्घाटन किया, जिसके बारे में किसी का ध्यान ही नहीं जाता था कि ऐसा भी हमें करना चाहिए। देखिए, एक क्षेत्र का या एक ज़िले का विकास हम किस पैमाने पे तय करते हैं, यही कि वहाँ परिवहन का एक अच्छा अच्छा हो कि लोग ईजिली आ सके उस ज़िले में और जा सके। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, शिक्षा अच्छी हो, यही सब एक होती है कि किसी ज़िले को वो विकसित कहती है, और ये नहीं रहेगा तो वो नहीं कहलाएगा। तो इन सब पे काम किया है इन्होंने, और इससे और मुझे बेहतर बनाना है, यही नहीं रुकना है। जो मेरे पिताजी का सपना था कि इसे अब अचानक तो होगा नहीं, जो चीज़ कहिए कि बिल्कुल खंडर जगह को अगर इमारत में बदलना है तो समय लगता है ना। तो ठीक है, एक चीज़ मुझे बताइए कि आपके प्रतिद्वंदी भी हैं, तो वो भी महारथी हैं, कई बार मतलब चुनाव वगैरह लड़े हैं, NDA के उम्मीदवार हैं। तो कैसे आप, चूँकि ठीक है कि वोक्ता जी हैं अभी, लेकिन लड़ाई तो आपकी है, चूँकि मैदान में आप हैं, जनता के लिए आपको बात करनी है। वो भले ही आपके पीछे हैं खड़े, लेकिन आपकी लड़ाई, तो उनको आप उस चुनौती को कैसे देखते हैं? जी देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हाँ वो हैं, वो भी बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जब वो थे यहाँ पे विधायक, तो वो भी 10 साल रहे हैं ना, और उनके कार्यकाल में क्या काम हुआ है। लोग उनकी जैसे हर किसी का कुछ ना कुछ बताते हैं कि जब वो रहे तो ये काम हुआ, वो काम हुआ, वो रहे तब उन्होंने क्या काम करवाया, एक लिस्ट मुझे वो दें प्लीज़। मैं चाहती हूँ कि वो उनके जो कार्यकाल रहा है उस दौरान चतरा विधानसभा में क्या विकास के कार्य हुए हैं, उसका अगर मुझे लिस्ट मिल जाए तो। रश्मि प्रकाश मांग रही हैं कि आप दीजिए मुझे लिस्ट। जी, और जेन्युइन लिस्ट मैं चाहती हूँ। उसके बाद मैं भी अपनी लिस्ट दिखाऊंगी आपको, आप दोनों में तुलना कीजिएगा कि सत्यानंद भोक्ता की ये लिस्ट है, क्योंकि मैं अभी विधायक नहीं बनी हूँ। हाँ, मैं आपको आशा दिला सकती हूँ कि मैं ये काम करूँगी, बट अभी जो है मैं उस पर ही बात कर सकती हूँ। तो मैं एक तरफ उनका एक लिस्ट दिखाऊंगी, एक तरफ अपने पिताजी का लिस्ट दिखाऊंगी, लोग खुद फर्क समझ जाएंगे। और दूसरी बात है उनके मेरे सामने रहने का, तो मैंने कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि मैं उनको देखती ही नहीं हूँ, मैं उन्हें अपने सामने पाती ही नहीं हूँ। वो क्या हैं, कितने बड़े नेता हैं, कितने बुज़ुर्ग नेता हैं, या बहुत दिनों से नेता हैं, बहुत अच्छी पकड़ में नहीं, कुछ नहीं देखती हूँ। मैं क्या देखती हूँ, मैं मेरा एम देखती हूँ। मैं बिल्कुल फोकस्ड हूँ उस चीज़ को कि मुझे चतरा में क्या करवाना है। मेरे पिताजी ने इस क्षेत्र के लिए इतना किया है, उन्होंने, आप देखेंगे कि वो दिन भले वो कैबिनेट में मंत्री हैं, बट फिर भी वो एक भी ऐसा सप्ताह नहीं होता जब वो चतरा में नहीं होते, वो रहते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं उनका सपना है जो उनसे छिन गया है, तो उस सपने को पूरा करने का कहीं ना कहीं मैंने जिम्मेदारी ली है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरा भी एक रहा है ये एक सॉफ्ट कॉर्नर इस फील्ड में, तो मैंने वो जिम्मेदारी ली है, और मैं बिल्कुल अपने एम के लिए बिल्कुल फोकस्ड हूँ कि मुझे क्या करवाना है, सामने कौन है, कैसे हैं, क्या हैं। मैं बिल्कुल मैं उन्हें नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे कार्यकर्ता मुझे प्यार कर रहे हैं। मेरे जितनी भी माताएं बहनें वो बहुत खुश हैं कि चतरा में पहली बार कोई महिला विधायिका बनेगी, क्योंकि देखिए समस्याएं महिलाओं को भी बहुत है, पर वो खुल के नहीं आ पाती है, क्योंकि एक झिझक होती है। नॉर्मल सी बात है कि गाँव की महिलाएँ हैं तो झिझक उनके अंदर होती है, एक लाज उनके अंदर होती है कि कैसे मैं जाऊँ, इतने बड़े आदमी हैं, मैं कैसे उनसे बात करूँ। बट अभी मेरे पास, मेरे ऊपर रूम में जा कर के आती हैं महिलाएँ, बैठती हैं, बात करती हैं कि
ये है, मैं उनको फ़ोन करती हैं मुझे, आप देखेंगे मेरे रोज़ के कॉल्स दिखेंगी तो आपको 100 एंड 120 ऐसे कॉल्स दिखेंगे। मैं रिसीव भी करती हूँ, मैं बात भी करती हूँ, मैं कहीं भी हूँ। हाँ, अगर मैं बिज़ी हूँ तो कॉल नहीं कर पाई, मैं जाऊँगी, फ्री होंगी, उनको कॉल बैक करूँगी। तो दिखता है उनका प्यार, उनका सम्मान। युवा लोग मेरे लिए बहुत, मतलब मुझे लगता है कि मैं तो चुनाव लड़ ही नहीं रही हूँ, मैं एक बस कहिए प्रत्याशी हूँ, और मेरे लिए वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जितने युवा साथी हैं मेरे, जितने युवा दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, इतने वो उत्साहित हैं और इतने खुश हैं कि देखिए, युवा तो वो भी चाहेंगे ना कि हमारे जैसा कोई, हमारे एज ग्रुप का कोई आए कि समस्या। देखिए, मैं भी कह रही थी कि मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो मुझे पता है कि जब आप किसी प्रिपरेशन में हो तो कैसा माइंड रहता है, आपको किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है, क्या आपको चाहिए अपने अराउंड, है ना, किन किन सुविधाएं कौन कौन सी चाहिए आपको अराउंड। तो वो उससे मैं अवगत हूँ। मैं महिलाओं की समस्याओं से अवगत हूँ। बुज़ुर्ग, जैसे हम बच्चे हैं, हम बचपन से अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रहे, तो उनकी भी समस्याओं से मैं भी अवगत हूँ। तो हर जनरेशन की समस्याओं के साथ और उनके साथ कंफर्ट मैं फील करती हूँ और वो भी मेरे साथ फील करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रश्मि जी। और कई मायनों में ये इंटरव्यू अपने आप में ख़ास है, क्योंकि देखिए, जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर में माँ, बहन, चाची, फूआ, तमाम तरह के जो दिल होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है माँ का दिल होता है। तो यूँ आमतौर पर यह भी माना जाता है कि जो महिला होती हैं वो किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा संवेदनशील होती है पुरुषों के मुकाबले, और महिलाओं की भागीदारी अगर राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इसका बढ़िया इम्पैक्ट राजनीति पे भी पड़ेगा। और उसमें भी ख़ास तौर से ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर पढ़ी लिखी महिलाएं राजनीति में आ रही हैं और वो युवा हैं, तो वो उस क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं एक एसेट के तौर पर हो सकती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता का प्यार आपको मिले। हालांकि जनता तय करती है कि किसे विधानसभा जाना है, किसे पहुंचाना है, और जनता ही तय करती है, जनता ही मालिक है इस लोकतंत्र में। जनता किसे कहाँ पहुँचा दे ये जनता ही जानती है। हम आपसे एक बार फिर से गुजारिश करेंगे कि वोटिंग के लिए आप अपने घरों से ज़रूर निकलिएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है कि आपका वोट जो है आपके इलाके की तस्वीर बदल सकती है। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं हूँ राज सिंह। नमस्कार।